सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन्स का, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल जी लगातार छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ये महीने दो महीने की बात नहीं है, पिछले कई सालों से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर राहुल जी के द्वारा अपने तमाम राजनीतिक क्रियाकलापों में वो शिक्षा के सवाल को, स्टूडेंट के दर्द को, जॉब के सवाल को, वैकेंसी को, परीक्षा में होने वाली धांधली को और इस देश की व्यवस्था जिसमें दो लोग खरीद रहे हैं और दो लोग बेच रहे हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ जो इस देश के भविष्य को खोखला कर रहा है, इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है, उस व्यवस्था के खिलाफ एक मुकम्मल जन आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलनों से जुड़ रहे हैं, देश के विद्यार्थियों को, युवाओं को सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमने इस वर्ष भी देखा कि बात सिर्फ नीट की नहीं है। कल नीट का रिजल्ट आ गया है, री नीट का रिजल्ट आया है और बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। इस फेल एनटीए के राज में, इस लीक प्रधान के राज में कोई भी ऐसी एक परीक्षा नहीं है जो ठीक से आयोजित हो रही हो, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसको ठीक से भरा जा रहा हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर वैकेंसी नहीं हो, जहां पर रिक्त पद नहीं हो, और कोई ऐसा दिन नहीं है जहां इस देश के नौजवान आत्महत्या नहीं कर रहे हों। रोज 25 स्कूल बंद होते हैं, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है और इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ही छात्रों की यह गूंज आज न सिर्फ 28 शहरों में बल्कि देश के कोने कोने में चल रही है। आपने देखा कि जो अभियान नेता प्रतिपक्ष ने कोटा से शुरू किया है, उसके तहत आज देहरादून में वो विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पेपर लीक होने का मतलब इस देश का फ्यूचर लीक होना, और जब देश का पीएम वीक होता है तो पेपर लीक होता है, इस देश का फ्यूचर लीक होता है। तो यह लड़ाई सत्ता को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई छात्रों की यह गूंज हुंकार बनेगी, शिक्षा की क्रांति होगी। जब हम आज विपक्ष में हैं तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो जो सुझाव देश भर के विद्यार्थी, एकेडमिशियन, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश के पेरेंट्स, अभिभावक हम लोगों को छात्रों के गूंज कैंपेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इसके आधार पर एक एजुकेशन चार्टर तैयार करके इस शिक्षा क्रांति को अंजाम दिया जाएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो आईसीयू में पड़ी हुई है उसको बदला जाएगा। और इसी मुहिम में, इस प्रेस मीट की शुरुआत में आज हमने आप सबके समक्ष जो छात्रों की गूंज कैंपेन है उसका एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है, जो आप सब लोगों ने देखा है। अब मैं साथी हमारे यूथ कांग्रेस के, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और छात्रों की गूंज कैंपेन में अभी तक हमने क्या किया है इसके संबंध में आप लोगों को सूचित करें, रिपोर्टिंग करें। उसके बाद आपके जो सवाल जवाब होंगे उन सवाल जवाब के माध्यम से हम इस प्रेस मीट को आगे बढ़ाएंगे। साथी उदय जी। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, और सभी प्रेस के साथी जो आप अपना समय निकाल के यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं पेपर लीक जैसी बीमारी आज कैंसर बन चुकी है हमारे देश में, और इस कैंसर को फैलाने वाले और कोई नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के देख रेख में ये कैंसर फैला रहा है और देश के छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में डाल रहा है।
देश का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। छात्रों की गूंज कैंपेन जो हमारी शुरू हुई, ये कैंपेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, एनएसयूआई साथ मिलकर चला रहे हैं। 28 सिटीज में, 28 शहरों में ये कैंपेन हमने पायलट प्रोजेक्ट की ओर से शुरू किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद ये जो सिस्टम है जिसमें 90 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो गए और इस पेपर लीक से कम 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिनके भविष्य के ऊपर जो है वो अंधेरा छाया है, उसके खिलाफ ये कैंपेन हम चला रहे थे। राहुल गांधी जी ने भी कोटा में जो छात्रों के साथ संवाद किया था, उसमें सीधे सीधे बताया था जो खामियां इस देश के एजुकेशन की सिस्टम भी हैं और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और पेपर लीक के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी पेपर लीक के मुद्दे को लगातार उठाते जा रहे हैं और उसी सिलसिले में आज देहरादून में भी वो छात्रों के बीच पेपर लीक की बात रखेंगे। छात्रों की गूंज जो कैंपेन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह से मैंने कहा वो शुरू हुआ। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ एंगेजमेंट किया। ये एंगेजमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कोचिंग सेंटर्स में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर, मैराथन्स जैसे इवेंट्स अरेंज करके, स्पोर्ट्स इवेंट्स अरेंज कर छात्रों से हम संवाद करते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप इस कैंपेन में और पेपर लीक के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं तो एक मिस कॉल नंबर कर या फिर जो बार कोड है उसको यूज़ कर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और वो रजिस्ट्रेशन करके वो इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके बाद वीकेंड, हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक शहर में होते हैं जो 28 सिटीज़ हैं। उसमें प्रोग्राम से हम संविधान संवाद करते हैं, उसमें टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, उसमें मार्चेस करते हैं, मशाल मार्च होते हैं और ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स जो होते हैं। उसके बाद हम 1 अगस्त को घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और वहाँ पे धरना करेंगे। हमारे सभी लोग जो स्टूडेंट्स हमारे साथ उन शहरों में जुड़े हैं और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के साथ ही मिलकर। और उसके बाद 1 अगस्त के बाद हमारा जो स्लोगन है चलो दिल्ली का अगस्त 9 का, उसके साथ अगस्त 9 को सभी लोग दिल्ली में आकर पार्लियामेंट घेराव करेंगे और जो पहला फेज है छात्रों की गूंज का वो खत्म होगा। साथ ही साथ डिजिटल कैंपेन्स हैं, फाइट अगेंस्ट पेपर लीक। सभी शहरों में जो लोग इसके एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं, जो ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये कैंपेन है उसमें है, जिसमें काफ़ी एम्बेसडर्स हम लोगों को मिल रहे हैं जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और इस कैंपेन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। साथ ही साथ APL हैशटैग है अगेंस्ट पेपर लीक, इसमें 2 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कोई भी पेपर लीक के खिलाफ बात रखना चाहता है, हम समझते हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वो हमारी तरह धरने पे नहीं बैठ सकते, वो वाटर कैनन, लाठीचार्ज नहीं खा सकते, लेकिन डिजिटली सोशल मीडिया में एक 2 मिनट की वीडियो डालकर हैशटैग APL अगेंस्ट पेपर लीक में वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। ऑन ग्रेविटी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं ग्राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जिस तरह से कहा स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, मशाल मार्च हो रहे हैं, हमारे इंडोर इवेंट्स हो रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हर शहर में बहुत अच्छे से चल रही हैं। आपको बताना चाहूँगा अभी तक छात्रों की गूंज कैंपेन में 6.5 लाख लोग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, 50,000 के लगभग लोगों ने मिस कॉल किया है और टोटल 33 लाख स्टूडेंट्स से के साथ हमने अप्रोच किया है। तो 33 लाख में से 50 लाख लोग स्टूडेंट्स मिस कॉल किया करके हमें ज्वाइन किया है और 6.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो मिस कॉल करके या बारकोड को स्कैन करके जो लिंक आता है रजिस्ट्रेशन का वो करके हमारा समर्थन दिया है। हमारी डिमांड्स हम फिर से कह देते हैं एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक माफिया चला रहा है और उसके साथ जो लोग पेपर लीक माफिया चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि एक धर्मेंद्र प्रधान जाए और उसके बाद दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाए और पैसों के लालच में वो भी पेपर लीक करे। हम चाहते हैं सिस्टम को ओवरऑल ठीक करना, सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इतना अकाउंटेबल होना चाहिए कि उसमें पेपर लीक की गुंजाइश ही ना हो। तो जो पूरा प्रोसेस है पेपर सेट कर उसको ट्रांसपोर्ट कर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाना, जो डिजिटल सिस्टम है वो सब अकाउंटेबल बनाना ताकि पेपर लीक परमानेंटली इस बीमारी से हम निजात पाएं। और साथ ही साथ
एनुअल कैलेंडर बनना चाहिए, कब कौन सी एडमिशन्स हो रही हैं, कब कौन सी जॉब्स निकल रही हैं, उसके एग्जाम्स कब होंगे, उन एग्जाम्स के रिजल्ट कब निकलेंगे, उसके अपॉइंटमेंट्स कब होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं लाखों जॉब्स जो सरकारी जॉब्स हैं वो भी अभी तक खाली पड़ी हैं, जिसको भरने का काम ये बीजेपी नहीं कर रही है। तो वो काम भी होना चाहिए, उसका एक एनुअल कैलेंडर बनना चाहिए। ये हमारी डिमांड्स हैं। और फिर से आपके माध्यम से देश के पूरे युवाओं को हम कहना चाहते हैं, जो इस पेपर लीक के खिलाफ आवाज रखना चाहता है, अगर आप चाहते हैं आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत से आपका भविष्य बने, ना कि बल्कि उस कारण कि अगर आपके माँ बाप के पास पैसा है और बीजेपी नेताओं को देने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए 50-60 लाख है, तो उन्हीं को नौकरी मिले, उन्हीं को अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। अगर इस सिस्टम को तोड़ना है तो छात्रों की गूंज की कैंपेन में आप हमारे साथ जुड़िए। यही अपील हम फिर से आपसे करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इस वर्ष पेपर लीक के सवाल पर और ओवरऑल इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मुहिम के तौर पर छात्रों की यह गूंज कैंपेन चल रही है। और इस छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत हमारी 3 प्रमुख डिमांड है। एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पेपर लीक माफिया के साथ उनके क्या संबंध है इसकी जांच हो। एक, जॉब कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर हो। और ओवरऑल जो हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स हैं उसको ठीक करते हुए पेपर लीक प्रूफ एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया जाए। ये 3 डिमांड के साथ ये कैंपेन चल रही है। और जैसा कि आपको विस्तार से साथी ने बताया कि हम लाखों छात्रों को से जुड़ रहे हैं और 28 शहरों से ये कैंपेन शुरू हुआ है। और इस कैंपेन को अगर हम कंक्लूड करें तो 3 तरह से हम लोग इस कैंपेन को कर रहे हैं। पहला, हम स्टूडेंट्स और यूथ को रीच आउट कर रहे हैं डिफरेंट माध्यम से। दूसरा, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा, फिर हम एजुटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह सरकार बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचार ही इनका संस्कार है। इस सिस्टम में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ठीक से काम कर रहा हो। ये पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके पेट्रोल चुरा रहे हैं, राम जी का चंदा चुरा रहे हैं, सड़कों का पैसा चुरा करके उसमें गड्ढे बना रहे हैं। इस देश की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये ठीक से चला रहे हों। और जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ये लोग सत्ता में आए, जिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, कांग्रेस के नेताओं को रेड कारपेट बिछा करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ये देश के साथ एक धोखाधड़ी हुआ है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है कि हमको इस अभियान को सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं, इस सरकार को बदलने और इस सिस्टम को बदलने के अभियान के तौर पे लेना चाहिए। और हम संकल्पित हैं कि हम स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एजुटेट करेंगे। इस फॉर्मेट में यह पूरा कैंपेन हमारा चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यक्रम हैं, अभी हम 28 शहरों को हिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा करके छात्र के और यूथ के जो तमाम सेंटर्स हैं, चाहे कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट एरिया हो, लॉज हो, हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हम वहाँ जा कर के विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन शहरों में प्रोग्राम, चाहे वो एजुटेटिव हो या क्रिएटिव हो, उसको आयोजित करते हैं। आने वाले दिनों में, आज 17 तारीख को राहुल गांधी जी देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे। और इसी तरह का संवाद, जैसा कि हमने आपको पिछली प्रेस वार्ता में भी सूचित किया था कि आने वाले विभिन्न शहरों में नेता प्रतिपक्ष आपको विद्यार्थियों से बात करते हुए विद्यार्थियों को के सवालों को सड़कों से लेकर के संसद तक उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तर्ज पर अभी हम 28 शहरों में छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन खा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे नहीं किए गए हों। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेलों में डाला गया है। यूथ कांग्रेस NSY के तमाम लीडर्स के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां यह सरकार परमिशन कैंसिल करने के नाम पर हमारे किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती है। तमाम जगह ये हर हथकंडे अपनाते हैं, व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, परमिशन कैंसिल करते हैं, गाड़ियों को चलने से रोकते हैं, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों से मिलने से रोकते हैं, अपनी बात रखने से रोकते हैं। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं, हमारे आज के कैंपेन का, उस सॉन्ग का यही संदेश है, ऐ कलम उठाने वाले
अब कदम बढ़ा चलना है। इस छात्रों की हुंकार को एक शिक्षा क्रांति के रूप में बदलना है। छात्रों की यह गूंज, यह हुंकार इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने का आगाज साबित होने वाला है। यह शिक्षा क्रांति रुकने वाली नहीं है। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, तब तक इस कैंपेन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक हम प्रतिकार छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप तमाम लोगों से भी ये अपील है, आपके माध्यम से इस देश के लोगों को ये अपील है कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई दरअसल देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम सब मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, यह बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, यही हमारा संकल्प है। अब आपके जो प्रश्न हैं वो हम उसको आमंत्रित करेंगे। अंतिम सूचना इस संबंध में है कि आने वाले दिनों में 100 शहरों में कांग्रेस पार्टी के नेता आपको छात्रों से बात करते हुए उनके मुद्दों पर सड़कों पर आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार और उस पर जो नीट का जो एग्जाम के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि दोबारा ना हो, और इसकी जांच की आपने मांग की। लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड को देखते हैं कि राम मंदिर मुद्दे की जांच वो अधिकारी कर रहे हैं जिन पर 420 की FIR कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है, और कोर्ट कह रहा है उसकी जांच कौन कर रहा है? दरोगा। अभी नीट की आप जांच की कमेटी बनवा दो, उसकी कमेटी की जांच भी किसी को दे देंगे। तो सवाल ये है कि हम पेरेंट्स भी हैं, पत्रकार के साथ साथ हम पेरेंट्स भी हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह से तो बच्चों का भविष्य ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, अव्वल तो आपके इस सवाल का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमको चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, उम्मीद का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि इस सिस्टम में खामियां हैं, फिर भी इस सिस्टम में रह कर के ही इस सिस्टम को बदलने की उम्मीद के साथ हम चलते हैं। आपको मालूम है कि पेपर लीक होगा, इसकी संभावना है, फिर भी स्टूडेंट जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हमको मालूम है जिस EVM में हम बटन दबा रहे हैं वो वोट चोरी होगी, फिर भी लोग जाते हैं और वोट देते हैं। और गलती से मान लीजिए अगर विपक्ष का कोई MP MLA जीत जाए, तब उसको जो है चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीद लिया जाएगा, तब भी लोग वोट देते हैं। आपको मालूम है कि चलते चलते सड़क टूट जाएगी, फिर भी आप उन सड़कों पर चलते हैं। आपको मालूम है कि कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, थाने से लेकर के मंत्रालय तक बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, फिर भी जब कोई अपराध आपके साथ होता है तो आप थाना इस उम्मीद में जाते हैं कि न्याय मिलेगी। व्यवस्था की तमाम कमियों के बावजूद इसी व्यवस्था में रहते हुए हमको इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते रहना है, और चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसीलिए इस छात्रों की गूंज कैंपेन को हम लोग इस देश में शिक्षा क्रांति के आगाज के रूप में देख रहे हैं। यह जो बदहाल व्यवस्था है, इस बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और हमको रास्ता मिलता है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तब आपको रास्ता मिलता है। तो कोटा में नेता प्रतिपक्ष ने इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की। देहरादून में आज जो है वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों को जब एक साथ लाते हैं तो छात्रों के गूंज कैंपेन के तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 3 मांग को एक साथ उठाना आज की तारीख में ज़रूरी है। पहला, इसी सरकार से ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री के इशारे के बिना प्रधान की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है, फिर भी हम प्रधानमंत्री से ही उस लीग प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि NTA इसी सरकार ने बनाया है, इसीलिए वो NTA को भंग नहीं करेगी, फिर भी हम एक वायबल ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का मांग कर रहे हैं। और तीसरा, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी बेरोजगारी से परेशान हैं। आत्महत्या एक बड़ा सवाल है, हर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशन कैलेंडर हो, एक जॉब वैकेंसी का कैलेंडर हो, तभी जा कर के हम कोई अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे। आपकी निराशा जहां से पैदा हो रही है उसका मूल कारण ये है कि आज इस सरकार में कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मामला है और सड़क परिवहन मंत्री बयान दे रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। विदेश का कोई मामला होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं,
गृह मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। और ये अजीबोगरीब स्थिति इसलिए बन गई है कि लंबा लंबा जो छोड़ने वाले, जुमना फेंकने वाले लोग थे, उनकी बातों पे भरोसा करके इस देश के लोगों ने उनको चुना। और जब वो एक बार सत्ता में आ गए लोगों की भावना से खेल करके, तो आज उस चुनने के सिस्टम को ही समाप्त कर रहे हैं। कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ईडी, सीडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ऐसी परिस्थिति में जनता को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम लाखों विद्यार्थियों के बीच जब जा रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि ये देश के भविष्य हैं और ये अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं। और यह बेहतर भविष्य ये है कि हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट से ही, सरकार बदलने से ही सिस्टम बदलने की शुरुआत होती है। इसीलिए एक छोटा छोटा कदम बढ़ा करके हम मंजिल तक बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से देश को यही अपील करते हैं कि आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों की ये गूंज हुंकार बनेगी और इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। स्पेलिंग सब ठीक है ना, देख लीजिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि इतने समझदार मंत्री हैं, इतने समझदार पदाधिकारी हैं कि इनके बस का शुद्ध एक एप्लीकेशन भी, एक नोटिफिकेशन भी ये नहीं निकाल सकते हैं। अव्वल तो ये देख लीजिए कि ये स्पेलिंग सब ठीक है कि नहीं है। मूर्खों के हाथ में जब सत्ता होती है तो देश को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। और सीधी सी बात यह है कि यह अराजकता हम इस देश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सरकार ही अराजक है। अब आप मुझे बताइए कि सरकार तमाम चीज़ों को छोड़ करके, जितने ज़रूरी बुनियादी मुद्दे हैं उसको छोड़ करके इसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। आप लोगों ने वो एक न्यूज़ देखा, इसरो जो इस देश का प्राइड है, जिस नेहरू जी को गाली देते हुए बीजेपी के लोग थकते नहीं हैं, तो वो देश के तमाम गौरवशाली संस्थान उसी दौरान बनाए गए थे। आज इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिक इसरो छोड़ करके जा रहे हैं। देश जब सुरक्षित हाथ में है तो वैज्ञानिक छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? देश सुरक्षित हाथ में नहीं है, लुटेरों के हाथ में है। और जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, वही बने मोदी का परिवार और वही लोग हैं इस लूट के हिस्सेदार। इसीलिए जनता इन सवालों पर सवाल नहीं पूछे तो यह सरकार हमेशा डिफ्लेक्शन करते रहती है। अंग्रेजों से ये अंग्रेजी भले नहीं सीखे हों, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी जरूर सीखे हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। नया नया डाइवर्जनरी चीज़ें ये लाते रहते हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें गिनाता हूँ जो सरकार लेकर के आई खूब धूमधाम से। जैसे इन्होंने कहा कि नोटबंदी करेंगे, 2000 का नोट चलाएंगे, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। पता चला सबसे ज़्यादा माल इन लोगों ने ही कमा लिया उस भ्रष्टाचार से, नोटबंदी के भ्रष्टाचार से। इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, और जो है ये जीएसटी लेकर के आए, 36 बार से ज़्यादा उसमें संशोधन कर चुके हैं। उसके बाद जो है ये रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो तो ड्राइवरों के लिए एक कानून लेकर के आए, देश में हड़ताल हुआ, उस कानून को वापस ले लिया। आपको याद होगा ये सीए लेकर के आए थे, एनआरसी करने का वादा कर रहे थे, एनआरसी इनसे हुआ नहीं तो ज्ञानेश गुप्ता को उस काम पे लगा दिया है। मतदाता सूची से करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। 150 गैर कानूनी लोगों को पकड़ने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को परेशान किया गया, लाखों लोगों के नाम काटे गए। और आज कहा जा रहा है कि सरकारी योजना से, सरकारी स्कीम से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब करोड़ों लोगों की नागरिकता इस देश में छीन ली गई। जहां तहां देखिए, चुन करके आते हैं वोट से और राज करने लगते हैं बुलडोजर पर, और बुलडोजर लेकर के किसी के घर में घुस जाते हैं, मंदिर, मस्जिद। और ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ मस्जिद तोड़ते हैं, मस्जिद तो तोड़ते हैं, उसको प्रचारित करते हैं, लेकिन चुपचाप ये मंदिर भी तोड़ते हैं। सैकड़ों मंदिर बनारस में तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर जयपुर में तोड़े गए, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ये। तो इनका एक ही काम है, ध्यान भटकाओ। वो जो जादूगर रेलवे स्टेशन पे हाथ की सफाई दिखाता है, ये देश की सफाई कर रहे हैं। ध्यान भटकाते हैं, ध्यान भटकाओ योजना, और इस देश को दोनों हाथ से लूटते हैं। कोई भी व्यवस्था आप उठा करके देख लीजिए, 1 रुपए में अपने दोस्तों को जमीन दे करके ये आदिवासियों की जमीन चुरा रहे हैं।
करोड़ों मतदाताओं का फर्जी तरीके से नाम काट करके ये वोट चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके ये पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। पोर्ट, एयरपोर्ट, तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं, देश की संपत्ति इन्होंने दोस्त की संपत्ति घोषित कर दी है। और ये जो पूरा मॉडल है प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट सोशलाइजेशन ऑफ लॉस है। जनता इस पे लामबंद नहीं हो जाए, गोलबंद नहीं हो जाए, इसीलिए ये सेंटिमेंटल इश्यूज लाते रहते हैं। रिलीजन का इस्तेमाल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, धार्मिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल ये सत्ता पाने के लिए करते हैं। धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही धंधा है, चंदा लेना और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त को धंधा के रूप में हैंडओवर करना। इसीलिए सरकारी नोटिस है, आज ये आया है, कल कोई और आ जाएगा। हम तो देश से यही अपील करेंगे कि ये आपको कोई भी सब्जवाग दिखाते रहें, हकीकत यही है कि ये आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपका पेट्रोल चुरा रहे हैं, आपका दान का पैसा चुरा रहे हैं, आपकी सड़कें, आपकी ज़मीन, आपका वोट चुरा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य चुरा रहे हैं ये पेपर लीक करके। हमको अपने मुद्दे पर टिके रहना है, बीजेपी के इस हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना है। थैंक यू कन्हैया, उदय। आप लोग लगातार छात्रों के, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि देश में 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने पेपर लीक की समस्या से परेशान होकर अपनी जान भी ले ली। बहुत दुखद मामला रहा। 21 लोगों ने। और जगह जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी उनके परिवारों से मुलाकात की, उनको अपनी सद्भावना प्रकट की। तो इसको लेकर भी आप लोगों की कोई पर्टिकुलर मांग है? छात्रों की गूंज कैंपेन में इसको लेकर के भी कोई एजेंडा है आगे, जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं? देखिए, ये बड़ा भावनात्मक विषय है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, क्योंकि उस परिवार का कोई दोष नहीं है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। यह गलती सिस्टम में बैठे हुए बेईमानों की है, नकारों की है। वो हत्यारे हैं सिस्टम में जो बैठे हुए हैं। तो इसका हम उस तरीके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी बीजेपी समर्थक के बच्चे ने भी ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो। ये समाज के तौर पे हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1 घंटे में जिस देश में 2 नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हों, जिस देश में 25 स्कूल रोज़ बंद हो जाते हों, वो दिखाता है कि हम किस तरीक़ा का देश बना रहे हैं। अशिक्षित भारत से विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और ऐसे लोग जो खुद नहीं पढ़े हैं, वो दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे, तो इससे हम विश्वगुरु भी नहीं बन पाएंगे। तो इस विषय को हम लोग गंभीरता से और संवेदनशीलता से लेते हैं। जो सजेशंस अभिभावक के आएंगे कि विद्यार्थियों को किस तरीके से मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल कॉलेज के अंदर उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए कोई व्यवस्था हो, इन सारे विकल्पों पर, इन सारे सुझावों पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं होगी, हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं। परिवार अगर आर्थिक रूप से जूझ रहा है तो उनको अपने स्तर पर आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि नीट के बाद जिन बच्चों ने ये दुखद कदम उठाया है, उससे नेता प्रतिपक्ष फ़ोन के माध्यम से बात किए, उनसे मिले। हम लोग जो है उनको जो आर्थिक सहायता पहुंचा सकते थे वो पहुंचाए। लेकिन इसको हम लोग मांग के तौर पे नहीं रख रहे हैं। इसको हम मांग के तौर पे रखेंगे कि आत्महत्या बंद होनी चाहिए। तो आत्महत्या रीजन नहीं है, आत्महत्या रिजल्ट है। रीजन जो है, उस रीजन को दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और रीजन ये है कि इस देश का एग्जामिनेशन सिस्टम आज की तारीख में सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए उसको बनाया जा रहा है। अब मैं एक उदाहरण आपको इस संबंध में देता हूँ कि हम इस कमरे में एक नियम बना दें कि वही लोग भीतर आएंगे जो पीला शर्ट पहने हुए हैं। उसके बाद 50 लोग पीला शर्ट पहन करके आ गए तो हम कहेंगे कि पीला शर्ट तो पहने हुए हैं लेकिन उनके बाल भी काले होने चाहिए। आप देखेंगे इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में इसी तरह का अजीबोगरीब प्रश्न और नियम लाए जाते हैं। आपने देखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर विद्यार्थियों को ऐसे चेक करते हैं जैसे उसके पास कोई असला बारूद हो। अरे उनको पकड़ो ना, जो पेपर सेट करते हुए पेपर बेच दे रहे हैं, लेकिन आप विद्यार्थी को उस तरीके से पकड़ रहे हैं।
तो चोरी जब चरित्र बन जाए, भ्रष्टाचार जब संस्कार बन जाए, तो ऐसे वक्त में जो हमारे मासूम हैं उनकी जान की चिंता सरकार को नहीं है, हमको है। जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डिमांड नहीं हो, और डिमांड सरकार से नहीं, सॉल्यूशन के तौर पर एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक अभी जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, तब तक हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। कन्हैया जी, मेरा सवाल है, जवाहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों को अवैध बताकर तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। वो भी छात्रों का मुद्दा है, 3000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं बिल्डिंगों में पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी और आपकी क्या राय है? मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। यह सरकार धीरे धीरे समाज को ऐसा बनाना चाहती है कि भाजपा के दफ्तर के अलावा इस देश में कुछ भी वैध नहीं रहेगा। भाजपा के नेताओं का टैटू अगर आप हाथ में बनाए होंगे तब आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। भाजपा की सदस्यता आपकी होगी तब आप जो है नागरिक माने जाएंगे। भाजपा का दफ्तर जो है वो वैध है, बाकी सब कुछ अवैध घोषित कर देंगे ये। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को आप समझिए, इस धड़ल्ले से इस देश की सीमेंट कंपनियां, पावर कंपनियां, पोर्ट, एयरपोर्ट, जमीनें, खेत, खदान, जंगल सब हैंडओवर किया गया है 2-3 मित्रों को। उसमें ये कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें हमको अब कोई दो राय नहीं है। हम समझते हैं कि सारे जन आंदोलनों का आज की तारीख में ये विकल्प होना जरूरी है कि हमको ये व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलने की शुरुआत सरकार बदलने से है। अगर ये सरकार रहेगी तो आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, कल उसकी बारी होगी, लेकिन बारी सबकी होगी। बारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी होगी, भाजपा के समर्थकों की भी होगी, जो भाजपा का झंडा उठा करके चल रहे हैं उनकी भी होगी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी नहीं बचेगी। भाजपा के जो नेता हैं, जो मालिक हैं, जो राजा हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके लिए लठैती करने का काम करेगी। इसीलिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर बिल्डिंग चलाना, किसी भी पवित्र स्थल को, पूजा स्थल, उपासना स्थल के ऊपर बुलडोजर चलाना, किसी गरीब का बस्ती उजाड़ना, किसी का घर उजाड़ना, ये इस सरकार की नीयत है। इस सरकार की नज़र में इस देश के जो आम नागरिक हैं वो बोझ हैं। इसीलिए तो बताइए, ये कितनी दुखद बात है कि एक न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने भी कह दिया कि एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सबको इक्वल वोटिंग राइट मिला है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, और बिना नागरिक के इस देश में हमारी क्या हैसियत होगी, हमारे क्या अधिकार होंगे। आज हम इस मुहाने पे आकर के खड़े हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देश के भीतर होने वाले किसी भी अन्याय को लेकर के कोई शक या संदेह नहीं है मन में। खुले तौर पे जहाँ कहीं भी अन्याय होगा हम उस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, और आज से नहीं खड़े हैं, 1 दशक से ज़्यादा हो गए हैं इन सवालों पर लड़ते हुए। आज इससे जो भी पीड़ित हैं अपने बारी का इंतजार मत कीजिए। आइए मिल करके इस सरकार को बदलने से सिस्टम बदलने की शुरुआत करते हैं। आज आपका विश्वविद्यालय तोड़ा गया है, आपका कॉलेज तोड़ा गया है, कल किसी और का कॉलेज तोड़ा जाएगा। जो ये ईडी से डराने, पुलिस से धमकाने, बुलडोजर चलाने, लोगों के अधिकार छीनने, वोट काटने, नागरिकता छीनने का परिपाटी है, ये अंततः इस देश को गुलाम बना करके छोड़ेगी। इसीलिए नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना, पढ़ने का अधिकार बचाना, स्वास्थ्य का अधिकार बचाना, सड़क पर सुरक्षा के साथ चलने का अधिकार बचाना, दरअसल इस देश को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच।